नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आवाज हेल्पलाइन सीएनबीसी आवाज पर। गाबा सर हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन मार्केट की बात कर लेते हैं। और मार्केट अगर आप देखें तो आज अच्छा नज़र आ रहा है और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन काफ़ी थोड़ा वॉलेटाइल हुआ। बीच में निफ्टी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल देखिए आप तो करीब करीब डेज हाई के आसपास ही निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको 26,022 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी वैसे ही स्थिति फिलहाल वॉलेटाइल उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। करीब करीब 190 अंक ऊपर है और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बाइंग है, ब्रेथ काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार मिड कैप भी रखिएगा स्क्रीन पर, देखिए 500 अंक ऊपर, 0.25% की तेजी। स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी, 0.1% तेजी। इसके अलावा अगर आप देखिए एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कि आज निफ्टी को कौन कौन से स्टॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस जैसा बड़ा दिग्गज एल&टी बिग स्टॉक्स में शुमार था। आज शानदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से। और प्राइवेट बैंक से आज सहारा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आपको चढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन एफएमसीजी पैक थोड़ा बैकफुट पर है। एचयूएल, आईटीसी जैसे काउंटर्स में थोड़ा डेंट। वही इन्फोसिस, आईटी स्पेस भी थोड़ा नेगेटिव। और बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें तो बजाज ऑटो थोड़ा आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो एफएमसीजी, पीएसयू बैंक थोड़ा बैकफुट पर। इसके अलावा मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ ही ऑटोज में अच्छी खासी बाइंग है। तो फिलहाल ये लेखा जोखा मार्केट का आपके स्क्रीन पर रख दिया और आपको समझाने की कोशिश की कि क्या अभी चल रहा है मार्केट में। लेकिन एक बार गाबा सर से समझ लेते हैं कि मार्केट की स्थिति कैसी नजर आ रही है। गाबा सर, हाय एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवाज हेल्पलाइन। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज थोड़े वॉलेटाइल हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी एक डिप मिला, लेकिन फिर से बाइंग आई। हम अच्छे कारोबार कर रहे थे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए। ये वॉलेटिलिटी को कैसे देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आज के लिहाज से फ्राइडे के सेशन में ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए? एक गुड आफ्टरनून टू यू। एक बात अच्छी है श्रेया कि गैप अप खुला, नीचे आया, फिर सस्टेन किया। अब जब तक आज का लो सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक अप है, लेकिन आज का लो सस्टेन करना चाहिए, वो जरूरी है, दैट्स अ कंडीशनल। अपसाइड अप ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर की स्पेशली बात करता हूं, 26,125 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 26,300 शायद नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए शायद 26,200 एक रेंज बन सकता है, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर जाने की अब भी क्षमता रखता है, लेकिन आज का लो बीच नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी भी वैसे ही हुआ, लेकिन साइडवेज जोन पर है। इसमें स्ट्रेंथ है नो डाउट, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। और बैंक निफ्टी अगर साथ देता है तो निफ्टी में थोड़ी तेजी और आ सकती है। तो बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है आज। बैंक निफ्टी रिलेटिवली मजबूत नजर आ रहा था निफ्टी से पिछले कुछ सत्रों से, लेकिन आज थोड़ी सी कमजोरी। स्पेशली एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स रख दीजिए। पीएसयू बैंक इंडेक्स जिस तरीके से टूटे हैं आज, जहां की प्राइवेट बैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए, लेकिन पीएसयू बैंक थोड़ा बैकफुट पर, ये एक परेशानी का सबब बना है पीएसयू बैंक आज के सत्र में। चलिए देखते हैं फिलहाल यहाँ से क्या दिशा दशा हो गई। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अप्रोच समझ लिया हमने, क्या करना है आज के लिहाज से। अब आप बताते हैं वो कौन सा नंबर है जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा, ये आवाज हेल्पलाइन नंबर है 7045220000। इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के हम ट्विटर पर भी आप भेज सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे शो में और सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। दीपक जैन जी फिरोजाबाद से, यूपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ दीपक जैन जी। दीपक जी हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। ये बस 700 शेयर है इरडा के, 134.50 पैसे के। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? फिर इसमें क्या करना है, मेरे को बने रहना है या निकल जाना है? और ये हाँ, तो लंबी अवधि का नजरिया, मतलब आप रुकना चाह रहे हैं 1 साल 2 साल या फिर जल्द से जल्द आप इस? ठीक है, समझ गए मैं आपका सवाल। क्या किया जाए गाबा सर? इरेडा लिस्ट ठीक हुई थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद भागा भी काफी ज्यादा ये काउंटर, लेकिन अब इसमें उतनी फिलहाल वैसे वाव परफॉर्मेंस नहीं दिख रही जैसे पहले दिखाई थी। 1 महीने में 11% करेक्ट हो गया, 6 महीने में 23% ज्यादा, और इस साल में अब तक अगर आप देखिए ऑब्वियसली तो 40% की करेक्शन की। क्या किया जाए इरेडा में? इसका आंसर आपकी कमेंट में ही है, क्योंकि ज्यादा दौड़ा लिस्टिंग के बाद 300 गया, ब्लोआउट हो गया, अब उसके बाद गिरावट आई। सपोर्ट था करीब 150 के आसपास, वो भी नहीं हुआ सस्टेन। अब भी इसमें स्ट्रक्चर वीक है।
अब मुझे लगता है इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 130 का और होल्ड करना चाहिए। 130 संभल जाता है तो ठीक है, फिर एक आपको मिलेगा, फिर जाएगा करीब 150 के आसपास, फिर वहां पर फ्रेश टुक लीजिएगा। लेकिन अगर 130 भी टूटता है ना, फिर इसमें गिरावट और बढ़ेगी। इरिडा ओके इरिडा फिलहाल 130 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है दीपक जैन जी आपको इसमें, और अगर वो भी ब्रीच करता है तो गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ध्यान रखिए लेवल्स और उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें स्ट्रैटेजी बनाएं। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, संतोष जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। संतोष जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी सवाल आपका। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 600 शेयर्स है 1535 के भाव से, और मेरा प्लानिंग है 3 to 6 मंथ्स होल्ड करने का। ओके ठीक है, रिलायंस पे मैं कोई भी जिक्र करूँ या फिर राय लूँ, गावस्कर से एक डिस्क्लेमर प्लेट पहले रख देते हैं स्क्रीन पर। हमारी पेरेंट कंपनी है तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। हालांकि गावस्कर आपको बता देंगे कि रिलायंस का चार्ट लग कैसा रहा है फिलहाल। बताइए गावस्कर, 600 इनके पास है और 1535 की खरीद है इनकी क्या किया जाए? इनको एक ही एडवाइस है कि 3-6 महीना नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना 3 से 6 साल होना चाहिए। नॉर्मली महीने को साल करते हैं, अच्छा मुनाफा होगा। तो बढ़िया कंपनी है, मेनलैंड कंपनी है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपने अच्छी जगह पे ली है, आप होल्ड कीजिए ना। पैसे की जरूरत थोड़ी है आपको, नहीं है तो फिर होल्ड कीजिए 3-6 साल, 4 साल, 5 साल होल्ड कीजिए, मुनाफा अच्छा मिलेगा। एक बात तो मैंने देखी है, रिलायंस पे अगर ट्रेड करते हैं तो शायद लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर हैं आप, आपका लॉस कभी नहीं होगा, यू विल मेक मनी। अगर ट्रेड करते हैं तो लॉस हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर हैं, लंबी अवधि के नजरिए से आप रिलायंस अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो फिलहाल होल्ड है गावस्कर की तरफ से और कह रहे हैं 5-6 साल तक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलायंस को होल्ड करके रखिए। वैसे गावस्कर वीकेंड का क्या प्लान है, सैटरडे संडे? वीकेंड इस बार प्लान तो था एक्चुअली, वो कैंसिल हो गया। तो लेकिन यहीं पर बॉम्बे में हूँ और क्लब में जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा आज। लेकिन आज एक फिल्म देखने जा रहा हूँ, बता दूं, शोले, उनका 50th ईयर है, री रिलीज हो रही है, मैंने डिफरेंट फॉर्मेट। आज वो शो है, उसका इनवाइट है तो उधर जा रहा हूँ। अरे वाह सर, शोले मैंने भी देखी हुई है, काफी अच्छी फिल्म है, और धर्मेंद्र जी के जाने के बाद तो एक उनकी याद में एक बार देखना तो और बनता ही है। बहुत अच्छा प्लान है इनफैक्ट सर, मैं भी सोचूंगी कि फ्राइडे ईव को शायद देख पाऊं। खैर वो प्लान फिर चर्चा करूंगी आपसे बाद में। एक बात बता दूं, ये जो फिल्म शोले है ना, मुझे पता है ये पुरानी शोले नहीं है, अलग शोले है, तो आपको देखने लायक है। जो ओरिजिनल शोले जो शॉट की थी वो है। अच्छा, मतलब कुछ चेंजेस है, मतलब जो एक्चुअल शॉट्स थे वो है, जो एक्चुअली ओरिजिनल शॉट की थी वो है। रिलीज होनी थी, जो नहीं हुई रिलीज, इतना अच्छा जो रिलीज होनी थी वो नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो देखना बनता है। नाइस प्लान, नाइस प्लान सर। ओके अच्छा, हमारे दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, इनसे बात की जाए। वेंकटेश जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? बेंगलुरु से। अच्छा बेंगलुरु से, आप आते रहते हैं ना वेंकटेश जी कॉलर शोज में हमारे? मैं टीवी देखता हूँ, शो देखते रहता हूँ। अच्छा, मुझे लगा मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आपसे। खैर सवाल सर आपका। मेरे पास सेरा सैनिटरी का अवेयर का 100 शेयर्स है और HCL का 50 शेयर। सेरा शेयर्स ने लिया था 5564 पे और HCL लिया था 4800 पे। तो 6 महीने से इन्वेस्ट पे हूँ और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव से लिया था। तो मैं देख रहा हूँ एक शेयर दो शेयर भी नीचे जा रहा है, तो क्या है आपका व्यू? हाँ दोनों ही देखा मैंने, सही कहा आपने वेंकटेश जी, लॉस झेल रहे हैं आप सेरा सैनिटरी। एक बार हेल भी रखिएगा, 4800 उन्होंने बताई, वहां पे भी लॉस ही है। 304 रुपए प्रति शेयर का तो सेरा में लॉस झेल रहे हैं, हेल में भी लॉस ही झेल रहे हैं। क्या किया जाए गाबा सर? हेल और सेरा दोनों में ही लॉस है इनको। 5256 पे कर रहा है कारोबार सेरा, और चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा गाबा सर। आप बताइए, आपको लग रहा है क्या कुछ क्या किया जाए यहाँ पर? पहले सेरा की बात करते हैं, इसमें वीकनेस है और 5000 एक रीसेंट सपोर्ट है 5062 के आसपास, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं टूटता तो फिर ठीक है, अगर वो टूटता तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक बात जरूर है कि 7000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वो मौका मिलता है आप मुझे निकल जाना चाहिए सेरा से। रही बात HCL लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, ट्रेड कर रहा है करीब 4288, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है HCL। ओके तो HCL और ये हो गई सेरा पर व्यू। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर आनी है वो
सबकी नज़र उसी पर है, दिल्ली पर, जहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और क्या है एजेंडा, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण सर, गुड आफ्टरनून। और इंश्योरेंस सेक्टर और एनर्जी बिल, इन दोनों पर सबकी नजरें बनी है, क्या अपडेट्स फिलहाल वहां से? देखिए, सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है, कैबिनेट की बैठक में दो जो प्रस्ताव जिनका आपने जिक्र किया, जिसका लंबे समय से इंतजार था, आज कैबिनेट की बैठक जब 1 बजे होगी तो उन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। एजेंडा में ये प्रस्ताव शामिल किए गए हैं और इसमें से एक प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण है वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के है। और इंश्योरेंस सेक्टर के बिल का नाम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। उस बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। सबका बीमा सबकी रक्षा, जो इंश्योरेंस फॉर ऑल का ऐलान सरकार ने किया था 2047 के लिए, उसके लिए सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सारे इंश्योरेंस लॉज को अमेंड कर रही है। और इसके तहत मोटा मोटी बात कहूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने का प्रस्ताव है। इंश्योरेंस सेक्टर में खासतौर से पेड अप कैपिटल जो है उसकी सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे कंपनियों के बोर्ड, खासतौर से एलआईसी के बोर्ड को ज्यादा पावर दिया जाएगा, इस तरह के प्रस्ताव हैं। तो मामला यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। कंपोजिट लाइसेंस का एक प्रस्ताव है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक अलग अलग सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, अब आपको अलग अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लाइसेंस में आप अलग अलग सेगमेंट का इंश्योरेंस कारोबार कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर को ज्यादा आसान किया गया है ताकि ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस पहुंच सके और ज्यादा पैसा आ सके। तो एफडीआई, कंपोजिट लाइसेंस, दो इसके सबसे बड़ी खासियत है। एक जो बात आपने कही वो था न्यूक्लियर बिल, एनर्जी बिल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। उसका नाम मैंने देखा तो मुझे नाम बड़ा कैची लगा, शांति बिल। शांति जो है SHANTI, ये शांति है, ये शॉर्ट फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। तो ये शांति का फुल फॉर्म है और बड़ा तरीके से बनाया गया है। इसके तहत न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। न्यूक्लियर सेक्टर में जो प्लांट लगाने हैं उसका इस्तेमाल किया जाना है, उसको आप ज्यादा आसान करेंगे। और पावर सेक्टर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए न्यूक्लियर का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। और शांति नाम अपने आप इस बात का प्रतीक है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, शांति के मकसद से होगा, तो इसका कोई दूसरा मायने ना निकाला जाए। इसलिए इस बिल का नाम बड़ा खूबसूरत रखा गया। इन दोनों बिल को आज मंजूरी मिल सकती है, जिसमें न्यूक्लियर सेक्टर में मोटा मोटी कहें तो निजी सेक्टर की भागीदारी काफी बढ़ती दिखेगी। इंटरेस्टिंग, नाम भी अच्छी है, शांति बिल। और इंश्योरेंस स्पेस के लिए तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब देखते हैं और क्या अपडेट होंगे लक्ष्मण जी। लेकिन और दूसरे कौन से बड़े बिल पेश हो सकते हैं जिसमें सिक्योरिटीज, मार्केट, जनगणना, रोजगार जैसे अहम बिल आ जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? जी, दरअसल इसके अलावा जो बिल है उसको दो हिस्से में बांट कर देखिए। एक बिल जो आर्थिक मामलों से जुड़े हैं, दूसरा राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। उसमें से एक है सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025। इसके तहत सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े 3 जो अलग अलग कानून हैं उनको हार्मोनाइज करके एक कानून बनाया जाएगा। उसके लिए बिल लाया जाएगा। उस बिल का नाम होगा सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025। सिक्योरिटीज मार्केट को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना इसका मकसद है, उसमें भागीदारी बढ़ाना इसका मकसद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है वो आपको खासतौर से जो बिल है वो आपको जनगणना कराने को लेकर के है, सेंसस कराने को लेकर के। इस प्रस्ताव को भी यहां मंजूरी मिल सकती है। मनरेगा जो योजना है उसका नाम बदला जाएगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी 2025। इस बिल को भी यहां पे लाया जा रहा है। विकसित भारत के लिहाज से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल है, इसको भी लाया जा रहा है। जितने भी बिल है ना, कोशिश सरकार की होगी अगले हफ्ते संसद सत्र में जो चल रहा है 19 तारीख तक है, उसमें बिल को लाया जाए, कुछ एक को पारित भी कराया जाए। अच्छा, बिल्कुल आया जाए और पारित भी हो सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, मेरा सवाल आपसे इंश्योरेंस बिल पर है। एफडीआई 74% से बढ़कर 100% तक करने की बात कही है। कंपोजिट लाइसेंस की आपने बात की। ये इंश्योरेंस स्पेस को कैसे तब्दील कर देगा और कितना बड़ा ये एक एक्शन है इंश्योरेंस स्पेस को लेकर? मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अब तक का कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, लेकिन ये जो बदलाव है ये दरअसल काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव है। ये बदलाव ऐतिहासिक इस मायने में है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया जाएगा। 100% एफडीआई का मतलब हुआ कि 100% विदेशी निवेश यहाँ पे लाया जा सकता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो पैसे की दिक्कत है वो दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। मुश्किल से 84,000 करोड़ रुपये अब तक एफडीआई आया था। तो इसमें एक बड़ी बात की जा रही है। कंपोजिट लाइसेंस जो है इंश्योरेंस के कारोबार को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान कर देगा। री इंश्योरेंस से जुड़े हुए नियम को भी यहाँ पे बदला जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सेदार ले सके। तो ये कुछ खासियत है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल की। काफी पॉजिटिव अपडेट है ये इंश्योरेंस सेक्टर और स्पेस को लेकर। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और तमाम चीजें अपडेट जब आएंगे तो फिर से आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।